नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राज संग्राम। मैं मनोज श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल हर तरफ सियासी सरगर्मियां बटोर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि जिस तरीके से कल कांग्रेस की रैली हुई है और मुट्ठी भर भीड़ वहां पर पहुंची है, इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी लोगों के बीच अपनी पैठ खोती जा रही है? क्या वाकई दिल्ली में बदलाव की आहट तेज हो रही है? कांग्रेस के उपाध्यक्ष मंच पर खड़े होते हैं और लोग बैठक से उठकर जाने लगते हैं। मुख्यमंत्री लोगों को रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन भीड़ रुकती नहीं है। क्या ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों की नब्ज है जो बता रही है कि पार्टी के जिस्म में हरारत की कमी है? करेंगे चर्चा इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम मसलों पर। देखिए मेरे साथ राज संग्राम। आज कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है मेरे पास या मेरे रिपोर्ट्स के साथ बहुत कुछ बताने के लिए। हाँ, कुछ सुनने के लिए है और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। तो क्या सुनने के लिए है, हम वो सुन लेते हैं। शीला दीक्षित का वो बयान। शीला दीक्षित जब मंच पर आई, किस तरीके से उन्होंने रोकने की कोशिश की है वहां बैठे लोगों को, वहां से जाते लोगों को। ये जो प्यारी बहनें जा रही हैं ना, मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ। राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ। मुझे मालूम है खाने की भूख लग रही है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। ये जो प्यारी बहनें जा रही हैं ना, मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ। राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ। मुझे मालूम है खाने की भूख लग रही है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। थैंक यू। दक्षिण दिल्ली में राहुल गांधी की रैली थी और इस रैली में लगभग तय समय से 2 घंटे बाद राहुल गांधी आए। राहुल गांधी ने इसमें मात्र 6 मिनट तक मंच को संबोधित किया, मगर एकाएक राहुल गांधी जब बोलना शुरू किए, मंच के सामने जो भीड़ थी वो मैदान खाली होने लगी और इसी लिहाज से राहुल गांधी ने 6 मिनट के अंदर अपना भाषण खत्म कर दिया और राहुल गांधी ने मंच छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से जिसका इंतजार एक लंबे समय से राहुल गांधी कर रहे थे, राहुल गांधी मंच पे आए, शीला दीक्षित की उपलब्धि भी बताई, मगर मात्र 6 मिनट में उन्होंने केंद्र की भी उपलब्धि बता दी और शीला दीक्षित की उपलब्धि भी बता दी। पूरी जो यहाँ पे मीडिया जो कवरेज उनको करने आई थी, आमतौर पे इतने कम समय में एक भाषण खत्म नहीं होता, मगर राहुल गांधी ने अपने आप से कुछ न कुछ ऐसा महसूस किया कि जो भीड़ जो है वो खत्म हो रही है। इस लिहाज से उन्होंने मात्र 6 मिनट के अंदर राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ और उसके बाद राहुल गांधी शीला दीक्षित और जेपी अग्रवाल के साथ बाहर चले गए। कांग्रेस को इसी में अब कितनी उम्मीद है कि दिल्ली में उनकी सरकार आ सकती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरा सहयोगी कपिल के साथ मनीष ठाकुर, P7 न्यूज, दिल्ली। तो स्थिति इस तरीके की हो तो कुछ सवाल उठेंगे, जैसे क्या राहुल गांधी का जादू अब खत्म हो गया है? क्या राहुल गांधी को लोग अब सुनना नहीं चाहते हैं? इस तरह की बानगी रही? क्या दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है? माहौल कांग्रेस के खिलाफ बन गया है? क्या ये परिस्थितियां हैं? क्या शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों को अब पसंद नहीं है? लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर अब शीला दीक्षित नहीं रही? क्या शीला को मंच से इस तरह अपील करनी चाहिए जो अपील उन्होंने की? क्यों दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल की रैली से कतराने लगे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बहस इस पर आगे बढ़ रही है। क्या मोदी के आगे राहुल कमजोर पड़ने लगे हैं? यह स्थिति क्या उसकी बानगी थी? क्या इससे कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होगा? अगर इस तरीके की स्थिति बनती रहे तो क्या ये कांग्रेस के लिए नुकसान का सफर है, नुकसान का सबब है? क्या राहुल गांधी का जादू खत्म हो चला है? ये तमाम बातें, इसलिए मैंने कहा कि आज बहुत कुछ कहने और दिखाने के लिए नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं दिखाने के लिए रही, वो हमने सामने रखी है। अब इसके लेकिन मायने बहुत है, इसलिए बातें इस पर बहुत चर्चा के दौर में आगे बढ़ेंगी। तो आपको बताएं कि हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस डिबेट में चर्चा के लिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत हरदीप जी आपका। हमारे साथ दीपक गोठी जी कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे संवाददाता दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी इस मसले पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दीपक जी आप ही के पास आऊंगा। इस तस्वीर, इस बानगी को किस तरीके से देखेगी कांग्रेस?
अब यहाँ आप दीपक गोठी से पूछ रहे हैं या दीपक सिंह से पूछ रहे हैं? चल दीपक जी से मतलब है, सीधी सीधी बात है, हम दीपक जी कांग्रेस की तरफ से आप हैं, आपसे पूछते हैं। तो मेरा कहना इसमें यह है कि जितना आपने दिखाया वो कुछ भी नहीं है। राहुल जी का समय सुबह 9:30 बजे का था, वो लेट हुए लगभग 3.5 घंटे, 1:30 बजे के करीब आए, 4 घंटे बन जाते हैं। तो 4 घंटे से भीड़ वहाँ पर थी, इकट्ठी थी, बैठी थी, इंतज़ार में बैठी थी, और 4 घंटे कोई कम नहीं होते, बहुत होते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो भूखे प्यासे थे और वो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सके और उठना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि राहुल जी के बोलते ही उठ गए, वो उस समय उठे जब शीला जी बोल रही थी, और उससे पहले थोड़े थोड़े लोग उठना शुरू हो गए थे, क्योंकि समय आप देखिए कि जो व्यक्ति सुबह 9 बजे आ गया, एक बुजुर्ग थे, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि बाबा कितने बजे आए, कि 9 बजे का टाइम बताया था, मैं तो 8 बजे ही आ गया कि जगह ना मिलती अगर लेट होता, मुझे क्या पता था। और वो बुजुर्ग 12 बजे चले गए थे, जब तक कोई साधन नहीं था, कोई ये मालूम नहीं था कि राहुल जी कितने बजे आएंगे। तो राहुल गांधी जैसी ये वजह रही। तो मैं ये समझना चाहता हूं, अगर मान लीजिए 4 घंटे का इंतजार ही करना पड़ता है तो राहुल गांधी की जादू का ये असर होना चाहिए ना। मैं ये समझना चाहता हूं, आप जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रेजेंट करते हैं, राहुल गांधी अपने आप में एक बड़े स्टार प्रचारक है, कद्दावर नेतृत्व के तौर पर कहिए, सबसे बहुत कद रखते हैं पार्टी में, सबसे बड़ा एक तरीके से उपाध्यक्ष के तौर पर, तो क्या 4 घंटे तक रोक नहीं सकते हैं वो अपने समर्थकों को? बिल्कुल रोक सकते हैं। कहां रुके? मैं वही हाथ जोड़ना पड़ गया मुख्यमंत्री को कि रुक जाइए। ठीक कह रहे हैं कि समय देखिए कि दोपहर का समय, अभी मौसम ऐसा नहीं है कि धूप सुहावनी लगे, धूप तेज थी, भूखे प्यासे लोग वहाँ बैठे थे और इस आस में बैठे थे कि राहुल जी की बात सुनेंगे, लेकिन समय सीमा इतनी लंबी हो गई कि वो सब्र का बांध टूट गया और लोग उठना शुरू हो गए। अच्छा, मैं अपने संवाददाता के पास एक बार जाऊंगा, अब मैं एक बार संवाददाता दीपक के पास जाऊंगा। दीपक, जरा दौर बताइए कैसे शुरू हुआ सुबह से लेकर आगे 1:30 बजे तक? देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सही कह रहे हैं कि जादू नहीं चला, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लेता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सरकार की जो विफलताएं रही हैं, जो उनकी नाकामियां रही हैं, जो कि आम लोग महसूस करते हैं। एक आम आदमी के तौर पे आपको क्या चाहिए? चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, आपके रीच में होनी चाहिए, आप जो चीज़ें चाहते हैं वो मिले, रोज़गार मिले आपको, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें अगर होती भी है, अफेक्टेड आप ना हो आम आदमी के लिए, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी हमेशा बतौर युवा नेता प्रोजेक्ट किए गए। युवा से मतलब ये होता है कि जो रूढ़िवादी सोच है, जो पहले की एक जंजीर बंधी हुई है, उन चीज़ों को तोड़कर एक नया जो है रास्ता निकालेंगे जो आम लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। काफ़ी दिनों तक राहुल को लोग सुनते रहे, लोगों को लगा कि कुछ ऐसा चमत्कार होगा, लेकिन यही राहुल है जो दागी वाले मामले पे पूरा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हम किसी दागी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लेकिन जब सिलेक्शन हुई तो कई लोग ऐसे, राजस्थान में आपको बताना चाहूंगा, कई ऐसे लोग थे, उनके परिवार के लोगों को जो है मेंबर हैं, उनको भी चुनाव में शामिल किया गया। तो लोग एक सॉल्यूशन के तौर पे राहुल गांधी को देख रहे थे, जो कि फिलहाल अब लग रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में मोदी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो लोगों को एक ही जरूर लग रहा है कि एक नया जो है मसीहा हमारे बीच कोई आया है, जो कि इन चीजों को, जो उम्मीद राहुल से थी, अब वो मोदी से जुड़ गई है। जी मनोज, उम्मीदें शिफ्ट हो रही हैं क्या? इस तरह की स्थिति आ गई है क्या? अगर ऐसा भी है तो फिर ये भी तो व्यक्तित्व और आपकी वाकपटुता की बानगी और उसकी परिचायक होनी चाहिए। हमारे साथ हरदीप जी भी हैं, मोदी का जिक्र हो गया यहाँ पर, लेकिन इस तस्वीर से आगे बढ़ना चाहूंगा हरदीप जी में। इस तस्वीर को बीजेपी किस तरीके से देख रही है? मैं मनोज एक छोटी सी बात बता करके चलूंगा। जहां पर करिश्मा और पर्सनैलिटी होता है, उसके पीछे आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। एक बात मैं बार बार कहता हूं, जिस टाइम इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर का प्रारंभ किया राहुल जी ने, तो उनको पैराशूट किया गया नेशनल सीन के ऊपर। उन्होंने कोई तब तक चीज़ परफॉर्म नहीं की थी, और आज 10 साल समाप्त होने को हैं, आज दिन तक भी उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। आप मात्र तथाकथित गांधी परिवार, मैं इसको गांधी परिवार तो मानता भी नहीं हूँ, तथाकथित सो कॉल्ड गांधी परिवार अगर ये है भी, तो इनकी परफॉर्मेंस को देख करके आज आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आप शीला दीक्षित की बात करते हैं, शीला दीक्षित ने कल जो वादे किए या परसों 3-4 दिन से जो बैक टू बैक वादे कर रहे हैं, उनको 15 साल के बाद जो चीज़ें याद आ रही हैं, या वो बात करती है बार बार कि रेवोल्यूशनाइज करना चाहती हूँ मैं दिल्ली की पीडीएस स्कीम को, मतलब कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया। क्या 15 साल का समय कम था? आज 14 साल से किसी को नया राशन कार्ड नहीं मिल रहा, और आप कहती हैं कि मैं पीडीएस को रेवोल्यूशनराइज करना चाहती हूँ। कैसे करेंगी? क्या 15 साल आप कुछ नहीं थे, आपके हाथ बंधे हुए थे?
सत्ता में सरकार आपकी सेंटर में थी, आपकी स्टेट में थी, हर चीज को आप खत्म कर सकते थे। अगर कहीं कोई रेड टेपिज्म थी या ब्यूरोक्रेसी के कारण आपके पास हिकअप्स आ रहे थे, तो क्या आपके लिए 15 साल का समय कम था? क्या 150 साल का समय चाहिए आपको दिल्ली को ठीक दीपक करने जी के लिए? जवाब। मैं सुन रहा हूं हरदीप जी को, और हरदीप जी जब बोलते हैं तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया बोलते हैं, और वो झूठ जो 100 बार बोला जाए वो सत्य हो जाता है, और हरदीप जी उसी नीति पर अमल करते हैं। शायद इन्हें ये ज्ञान ही नहीं रहा कि दिल्ली में पीले कार्ड बने, लाल कार्ड बने, अन्नश्री योजना आई, इतनी योजना आई, और ये पीडीएस का ही कमाल था कि हर गरीब व्यक्ति को अन्न मिलता रहा। 1,26,000 लोगों को अन्नश्री के लिए रिसिपिएंट माना गया। मैंने नहीं कहा, पिछली 15 अगस्त में आप ही की मुख्यमंत्री ने कहा। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं। ये अन्नश्री जो था, अन्नश्री प्रोग्राम जो है उन लोगों के लिए था जो निम्न से भी निम्न स्तर के लोग थे। हमने वो दिल्ली में 1,26,000 लोग ढूंढे जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, इतने निम्न स्तर पर थे कि उनके लिए इंतजाम करना सरकार का दायित्व था। उस दायित्व को सरकार ने पूरा किया। उससे पहले पीला कार्ड था, उससे पहले लाल कार्ड था। दीपक जी एक मिनट बात सुन भी तो लीजिए। अगर 1,26,000 आपने कहा रेसिपिएंट हैं जो क्लेम करेंगे, मात्र उनमें से 5600 को ही राशन क्यों पहुंचा? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। आप एक मिनट, तो आपकी फिगर है ना, ये आप जो फिगर दे रहे हैं, आपकी ये फिगर वो होती है जो आपने डेवलप की है। 5600 लोगों तक वो नहीं तक ही पहुंचा। उसके बाद दिल्ली के अंदर सीधा सवाल दोनों पार्टी के नेताओं से है, दोनों यहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली की प्रमुख दोनों पार्टियां हैं। मैं सीधे से इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इनके पास कोई विजन है कि अगर उनकी सरकार चुनकर आती है तो आम लोगों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगी, उनके लिए क्या सुविधाएं लेके आएंगे? क्या दोनों के पास कोई विजन? आप देखिए अभी तक मैनिफेस्टो अब जाके जारी होने वाला है, इतने दिनों के बाद आपने टीम सिलेक्शन कर लिया, हर चीज डिसाइड कर लिया, आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आम लोगों की प्रॉब्लम क्या और कैसे हम क्या क्या लोगों को देने वाले, वायदे क्या है आपके? हरदीप जी मैं ब्रेक ले रहा हूं, विस्तार से इस पर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दीपक, इस सवाल का जवाब जरूर लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से लौटते हैं। तो लगातार ये चर्चा जारी है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो बातें की जा रही हैं इस वक्त, खास करके सत्तासीन पार्टी की तरफ से जब बात होती है तो ज्यादा भरोसा करने का भरोसा होता है, उम्मीदें होती हैं। तो क्या ये उम्मीद कम होती चली जा रही है, और अगर उम्मीद कम हो रही है तो इससे किस फेलियर के तौर पर देखा जाए? नेतृत्व के तौर पर, नीतियों के फेल होने के तौर पर, या सरकार की अपनी नाकामियों के तौर पर इसे देखा जाएगा? ये चर्चा जारी है। हमारे साथ हरदीप जी बीजेपी से लगातार बने हुए, दीपक जी कांग्रेस से हैं, और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता दीपक का जो सवाल था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, दीपक जी आप ही से विजन का सवाल उठाया है, और आप लोग जब इतना डिले कर रहे हैं फाइनल लिस्ट को लेकर के या फिर घोषणा पत्र को लेकर के, और 15 साल का दौर आपने यहाँ आगे देखा है पीछे, और अभी भी अगर लोग आपसे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो आगे क्या आप कर पाएंगे? केवल बातों से आप ये कहें कि असंतुष्ट हैं तो उसका जवाब नहीं है। कोई एक व्यक्ति असंतुष्ट नहीं है अगर वो दिल्ली का नागरिक है। हमने दिल्ली को पुनर्वास बस्तियां दी। आज अगर हम कह रहे हैं तो हमने दिल्ली को पुनर्वास बस्तियां दी, हमने दिल्ली का स्तर सुधारा, हमने दिल्ली को विश्व स्तर का राजधानी बनाया, हमने जो वायदा किया उसे पूरा किया, और आज भी जो वायदा कर रहे हैं कि हम रेहड़ी पटरी वालों के लिए आने वाले 5 सालों में स्कीम ला रहे हैं और उन्हें वहीं पर स्थापित करेंगे। हम जिस काम का वायदा करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल हो जाएगा ना फिर। जो काम हम वायदा करते हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं दीपक गोठी कोई वायदा नहीं कर रहा, कांग्रेस वायदा कर रही है। कांग्रेस जो वायदा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। नहीं, आप दिल्ली का फायदा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर कांग्रेस के लोग कर उठा लेंगे। नहीं, क्या दिल्ली आप लड़िए मैदान में ना, अपनी ताकत के साथ लड़िए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ही अगर इतना ही है तो फिर स्थितियां बहुत खूबसूरत होनी चाहिए थी। हरदीप जी देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। आज कहीं भी कोई नेतृत्व या लीडरशिप खड़ी होती है तो वो नियति से हो और नियत से होती है। कांग्रेस की अगर पॉलिसीज हुआ करती, जैसे हमारे मित्र दीपक जी कह रहे हैं, मैं दीपक सिंह जी की बात कर रहा हूं कि हमारी विजन कहां है। हमारी विजन हमारे पास नहीं है। आप उन 6 स्टेट्स की बात कीजिए जहां बीजेपी की सरकार है। 15 साल से ये है, इनकी विजन तो पूरी दिल्ली की जनता ने देख ली और आगे देखेगी भी।
ठीक है, जब ये ऑपोजिशन में बैठेंगे तब इनको पता चल जाएगा कि जनता के साथ धोखे का क्या रिजल्ट है। आज आप दिल्ली हिंदुस्तान के वो 5 स्टेट जहां पर बीजेपी सत्ता में है या बीजेपी गवर्नेंस कर रही है, आप उनको दिल्ली के साथ अगर तोलिए, नेशनल कैपिटल होने के बावजूद भी दिल्ली वहां पर कहीं पर खड़ी नहीं होती। टॉप 6 में से टॉप 5 स्टेट्स आज भी बीजेपी रूल्ड है। दूसरी चीज मैं आपको बता करके चलूंगा, जो भी इनकी पॉलिसी है, चाहे रेडी पटरी है, चाहे कुछ है, जो हम लोग इलेक्शन में कमिट कर रहे हैं, मैं दिल्ली बीजेपी की बात कर रहा हूं, पिछले 8 या 6 महीने से जो हम लोग रेडी पटरी के लिए हम अगर मीटिंग कर रहे हैं, इनकी उसकी करीबन 15-20 दिन बाद उनका वायदा आ जाए। सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी सरकार बनती है दिल्ली में, फर्ज कीजिए अगर आपकी सरकार बनती है, तो 5 क्या क्या मुद्दे होंगे जो आप चाहेंगे कि दिल्ली वालों के लिए करें, जानना चाहती है जनता। सबसे पहला जो प्राइम मुद्दा है वो रहेगा बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आपका लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली जो क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहा है या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है। ये 5 ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको इमीडिएटली टेम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई हमें किसी चीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इस हर चीज का हल हमारे पास है। हमने 10 जो मेयर्स थे बिजली के रेट नीचे गिरने के लिए, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा दिए। अगर हम ये चीज हमारी अखबारों में आ रही है, मीडिया में आ रही है, क्या हमारे कांग्रेस के मुझे लगता है दीपक ये सवाल कांग्रेस से भी होगा। आप ये बताएं कि आप बिजली का बिल कम करेंगे या रेट कम करेंगे? बिजली के रेट कम करेंगे। कैसे करेंगे? आपके पास क्या नीति है? मुझे आप ये बताएं कि आप बिजली के रेट कम करने का जो वायदा सब्सिडी देकर के बिल तो आप भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सब्सिडी कौन सा शीला दीक्षित के जेब की कमाई है? वो भी तो टैक्स पेयर्स मनी है। नहीं, अगर आप क्या करेंगे? आप कहीं से नोट छापने की मशीन लगाएंगे? बेकार की बातें मत यार, आप भी कह रहे हैं ना, आप बेकार की बातें एक कर रहे हैं। साधन है, एक आप सब्सिडी बेकार एक की बातें साधन कर रहे है। हैं। नहीं बेकार की, एक बात सब्सिडी एक साधन है और सरकार उस साधन का इस्तेमाल करती है, और उस साधन से उन्होंने 1 रुपया बिजली का बिल 200 यूनिट तक दिया। मैं जो नहीं, आप भटक रहे हैं ना, आप उस बात से भटक रहे हैं, आप बात को घुमाना चाहते हैं। आप ये बताएं किस तरह रेट कम करेंगे? भटक रहा हूँ किसी भी चीज। आप मुझे बताएं रेट कैसे कम करेंगे? दीपक ने हमारे संवाददाता ने जो मसला उठाया, एक बार मैं उसको कांग्रेस के तौर पर दीपक जी के पास लेकर आना चाहता हूं। गोटी साहब से मेरा जी। हाँ, मैं आपके उसी सवाल का जवाब एक बार विजन 5 बातों का जिक्र कर रहे हैं हमारे संवाददाता, वो 5 बातें क्या होंगी आप जिसको लेकर चैलेंजिंग मोड में जाएंगे? पहला हमारा जो मुद्दा होगा कि गरीब व्यक्ति, जो भूखा व्यक्ति है, जिसके पास अन्न नहीं है, जो निम्न से निम्न स्तर पे है, उसे उठाया जाएगा। लॉ एंड जो है उसे और बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो भी नीतियां हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि गरीब व्यक्ति के लिए हम वहीं पर रोजगार पैदा करेंगे। जितने भी हमारे लोग हैं जो दिल्ली वासी हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी इस बात की कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ समझें और विश्व में दिल्ली का स्तर सबसे ज्यादा ऊंचा हो। आज दिन तक क्या किया? 15 साल से दिल्ली में झोपड़ी के लिए हमने आपको बड़ा सवाल सेटलमेंट कर लिया। 15 साल आप रहे, आपको 15 साल मिला, अगर आप अभी भी यही बात करिएगा करेंगे, फिर लोगों के सामने सवाल होगा। और अभी आप भूख मिटाने की बात कर रहे हैं, 60 साल से दीपक जी ज्यादा आपकी हो बात गए। बड़ी कर रहा हूं मैं कि 1635 हमेशा Unauthorized सरकार का colonies, जो विकास कार्य है वो निरंतर चलता है, निरंतर चलना होता है, निरंतर चलना है। अगर विकास कार्य निरंतर नहीं चलेगा तो विकास कहाँ होगा? में आपने जितने लोग दिल्ली में रोज आ रहे हैं, वो लोग बढ़ रहे हैं, उन लोगों के विकास के लिए निरंतर मुझे लगता है कि चुनौतियां हैं और आपको बड़ी दिलेरी के साथ चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। जो स्थितियां हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि आपने हॉस्पिटल दिए, आपने स्कूल दिए, तो हमने कई रियलिटी चेक किए हैं, हमने कई स्कूल हॉस्पिटल्स ऐसे बिल्डिंग्स देखे हैं जिनमें जो खराब हो रहे हैं और उसके बाद उसको बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्या वैसे घरों में लोग रहेंगे? ये सवाल हमने कई बार उठाया है। आप इसको बहुत चैलेंजिंग मोड में एक्सेप्ट कीजिए। एक बात जहां कमी होगी उनका सुधार होगा। इनको दिल्ली में कमी ही नजर नहीं आती ना। नहीं, कमी है ही नहीं ना। कमी केवल आप भ्रष्टाचार का चश्मा आंखों पे लगा। भ्रष्टाचार की आप बार बार बात करते हैं। मुझे आप ये प्रमाणित करके बताएं किसी एक मुद्दे पर कि भ्रष्टाचार हुआ। सरकार सीएजी ने क्या किया? शंगलू कमेटी ने कर दिया। कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का जवाब दिया गया। किसी तरह की किसी तरह का साबित नहीं हुआ। मुझे लगता है ये डिबेट बहुत आगे बढ़ सकती है,
बहुत कमेटी आगे जो हम ले है, जा सकते हैं आप इसको, बिल्कुल भटक लेकिन रहे हैं। लेकिन लेकिन आखिरकार आवाम को, दिल्ली की आवाम को खास करके जो चीजें चाहिए, जो उनकी जो जरूरतें हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल अब पूरी होंगी। मनोज, मेरा एक सवाल है गोठी साहब से। जी, बहुत जल्दी से। गोठी साहब ये कह रहे हैं कि हम चीजें बेहतर करेंगे। आपकी जो मंत्री हैं उनसे जब हम जाके पूछते हैं कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि पहले जो है सब जगह 24 घंटे बिजली नहीं होती थी, अब चूंकि बिजली ज्यादा होने लगी इसलिए ये जो है रेट बढ़ गया। तो इस तरीके से कि आप सॉल्यूशन हर चीज का निकालेंगे, आपके पास सॉल्यूशन का क्या तरीका है? आपने लोगों को बताया, जब आप सरकार में होते हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, मीडिया के लोग, तो आप सीधे कहते हैं कि सॉरी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, हम चीजें बेहतर कर रही हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, रोजगार नहीं मिल रही। ये सॉल्यूशन है क्या? आपका तरीका है सॉल्यूशन का? नहीं, आप ये समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं, तो ये उन 15 साल समस्याओं से का क्यों नहीं समाधान समस्याएं? जो है वो सरकार का दायित्व है, और सरकार उन अपने दायित्व पर खरी उतर रही है। चलिए, जहां सरकार तक अपने बिजली की दायित्वों बात- पर कितना खरी उतरी है ये परखने के लिए आवाम बिल्कुल तैयार हो चली है। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने ही अपडेट किया कि युवाओं की 50% जो आबादी है वो अभी भी बहुत मैच्योरिटी नहीं दिखला रही है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर नहीं किया अपना नाम। उम्मीद करेंगे कि आवाम बहुत सोच समझकर और बहुत परख कर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग इस बार का इलेक्शन होने जा रहा है। कई पार्टियां हैं इसमें, दो बड़ी पार्टियां तो है ही, लेकिन कई और पार्टियां हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी भी कोई ऐसी स्थिति आए कि आपको स्थितियां और बेहतर ना मिल पाए। बेहतर हो ये आपको परखना है, कोशिश करना है। हम उम्मीद करें कि ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरदीप जी, दीपक जी, और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। तमाम दर्शकों से फिर होगी मुलाकात राज संग्राम में। नमस्कार।